I welcome you all to Major HS Kalsi's Palnoi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Palnoi. Today we are going to cover important current affairs. आज हम current affairs डिस्कस करेंगे. Let's start. So we are going to see that यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली कुछ क्लासिकल लैंग्वेज को अप्रूवल दिया है, क्लासिकल लैंग्वेजेस को स्टेटस दिया है, जैसे कि मराठी, पाली, प्राकृत, आसमीज, बंगाली लैंग्वेज को क्या दिया, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है. तो ये बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है. अभी रिसेंटली कुछ लैंग्वेजेस को क्या मिला है, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है. सो व्हाट हैपन, पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई. अर्लियर 6 इंडियन लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड तमिल, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया वर अकाउंटेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज. इनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ था. किसको मिला हुआ था, तमिल को मिला हुआ था, संस्कृत को मिला हुआ था, तेलुगु को मिला हुआ था, कन्नड़ को मिला हुआ था, उड़िया को मिला हुआ था, मलयालम को मिला हुआ था. अब हमको किस किस को मिल चुका है, अब पाली को मिल चुका है. नाउ व्हाट, किस किस को मिला है, पाली को मिला है, प्राकृत को मिला है, पाली को मिला है, प्राकृत को मिला है, मराठी को मिला है, मराठी को मिला है, आसमीज को मिला है, एंड बंगाली को मिला है. इनको किसका स्टेटस मिला है, इनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है. तो ये चीज आपको याद रखना. ये कब मिला है, 2024 में मिला है. लेकिन तमिल को 2004 में मिला था, संस्कृत को 2005 में मिला था, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में मिला था, मलयालम को 2013 में मिला था, उड़िया को 2014 में मिला था. ये चीजें आपको याद रखनी है. अब जानते हैं कि इन लैंग्वेजेस का क्राइटेरिया क्या है. व्हाट इज द क्राइटेरिया टू इंक्लूड दिस थिंग एज अ स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज. देखो इनको क्या स्टेटस होता है, तब जाके इनको क्लासिकल लैंग्वेज में डाला जाता है. सो व्हाट हैपन, गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर क्लासिकल लैंग्वेज क्या इंक्लूडेड है. या तो बहुत पुराने टेक्स्ट होना चाहिए, दैट इज अर्ली टेक्स्ट, रिकॉर्डेड लैंग्वेज हिस्ट्री मस्ट बी लाइक इट विल बी मोर देन 15 to 2000 ईयर्स, 1500 से 2000 साल पुराने होने चाहिए. अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर विच इज कंसीडर्ड एज वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर. या तो बहुत जनरेशन से इसको बोला जा रहा है, 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, और काफी जनरेशन हेरिटेज है, काफी जनरेशन इसको फॉलो करती हुई आ रही है, बोलती हुई आ रही है. द लिटरेरी ट्रेडिशन टू बी ओरिजिनल एंड नॉट टू बी बोरोड. इसका जो भी ट्रेडिशन है, लिटरेचर है, वो ओरिजिनल होना चाहिए, किसी ना किसी से बोरोड नहीं होना चाहिए फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी. ठीक है, मराठी है तो मराठी जनरेशन से बोली जा रही है, मराठी का खुद का ओरिजिन है, कहीं से कॉपीड नहीं है. तो इसलिए ये क्राइटेरिया है क्लासिकल लैंग्वेजेस का. ये चीज याद रखना. अगर आप बात करें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज की जो क्लॉज है, ऑफिशियल लैंग्वेज का क्लॉज है, इसमें हमारी कितनी है, इसमें हमारी ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, 14 लैंग्वेज थी. ओरिजिनली वी आर हैविंग 14 लैंग्वेज, बट नाउ वी आर हैविंग 22 लैंग्वेज. नाउ वी आर हैविंग 22 लैंग्वेज. 22. अब हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं. तो ये 8 शेड्यूल में बात किया गया. किसमें बात किया गया, 8 शेड्यूल में बात किया गया. लेकिन हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज कितनी आ गई, 6 पहले थी और 4 अभी कर दी गई. तो अभी हमारे पास टोटल 10 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं. इस चीज को भी आपको याद रखना है. अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीजें याद रखना. ये जो था गवर्नमेंट लाइक कॉन्फरमेंट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, कब कब किसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला. तो मैंने आपको बताया, तमिल को दिया गया, फिर संस्कृत को दिया गया, फिर तेलुगु कन्नड़ को दिया गया, मलयालम को दिया गया, उड़िया को दिया गया, फिर इन लैंग्वेजेस को दिया गया 5 लैंग्वेज, मराठी, प्राकृत, पाली, आसमीज एंड बंगाली. फिर इन 5 लैंग्वेजेस को दिया गया. टोटल कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लैंग्वेजेस को हमको देखने को मिलता है कि हमको ये लैंग्वेजेस हुई हैं. इतनी चीजें आपको याद रखनी. ठीक है, 5 पहले हो गई, फिर 5 अभी ऐड कर दिए, टोटल 10 लैंग्वेजेस हो गई. अगर आप बात करो कि टोटल 14 थी, लेकिन 14 से 22 कैसे हो गई, तो वो कई बार एग्जामिनेशन में आता है 21st अमेंडमेंट एक्ट, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967. इसमें एक लैंग्वेज ऐड की गई, उसको बोलते हैं सिंधी वॉज एडिट. सिंधी वॉज एडिट, सिंधी को ऐड किया गया. सिंधी को क्या किया गया, ऐड किया गया. ये चीज आपको याद रखना. इसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट किया गया, जिसके थ्रू इसको ऐड किया गया, 71st अमेंडमेंट एक्ट,
71st Amendment Act, Amendment Act 1992, 71st Amendment Act 1992. How many language were added? Konkani, Manipuri, Nepali was added. Konkani, Manipuri and Nepali. And then 92nd Amendment Act, (92nd Amendment Act 2003). कोनकनी तो ये ऐड कर दी गई, फिर ऐड क्या किया गया? बोडो, डोगरी, सांथली एंड मैथिली, ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। तो ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया जाता है। तो मैंने जो आपको बताया, टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं और 12 में से 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस की बात करता है और लैंग्वेजेस हमारे पास कितनी है? 22 हैं। ओरिजिनली 14 थी, बाद में 15 सिंधी ऐड की गई, 16, 17, 18 को 71st अमेंडमेंट में ऐड किया गया और 4 लैंग्वेजेस 2003 में ऐड की गई, बोडो, डोंगरी, सांथली एंड मैथिली। और हमारे पास 10 क्लासिकल लैंग्वेज है जो कि मैंने आपको बताई, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमीज है एंड बंगाली है। तो दीज थिंग यू शुड बी रिमेंबर। तो ये क्लियर हुआ कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली स्टेटस दिया हुआ है, वो हमने जाना। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट हैज गिवन द स्टेटस फॉर दीज क्लासिकल लैंग्वेज, जो हमने डिस्कस किया। इसके साथ हमने लैंग्वेज भी डिस्कस की। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड लूपेक्स मिशन। अब हमको जानना है लूपेक्स मिशन क्या है, व्हाट इज दिस लूपेक्स मिशन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लूपेक्स मिशन। तो लूपेक्स मिशन क्या है? अभी हमारा नेशनल स्पेस पैनल ने क्लियर किया है कि इंडिया 5th लूनर मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, इसको लूपेक्स का नाम दिया गया है, इसको बात करेगा। और ये क्या बात करेगा? किसके साथ मिलके होगा, किसके साथ कैलिब्रेशन किया है हमने? इसरो ने जापान जाक्सा के साथ कैलिब्रेशन किया है। लूपेक्स विल बी द प्रिक्यूशर टू द कंट्री लूनर सैंपल। मतलब क्या है? जो ये मून पे जाएगा और मून से सैंपल रिटर्न बैक करेगा। इससे पहले हमारी सॉफ्ट लैंडिंग की थी हमने, बट नाउ लूपेक्स विल गो इन द सदर्न पोल और वहां से हमको सैंपल भेजेगा और सैंपल लेके आएगा। एंड देन व्हाट हैपन, रिटर्न मैस मिशन फॉर सेंडिंग द फर्स्ट इंडियन बाय मून 2040। और पहले इंडियन को हम मून पे भेजेंगे 2040 में। इसका पर्पस क्या हुआ लूपेक्स मिशन का, ये जानते हैं। ये बेसिकली इन्वेस्टिगेट करेगा कि द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन द मून एंड एक्सप्लोर द डार्कर साइड ऑफ द मून। जो मून का डार्कर साइड है, जो दक्षिण पार्ट है, जो सदर्न इंडिया, हमने देखा कि साउथ साइड में, मून के साउथ साइड में लैंडिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। ठीक है, पहली बात तो रफ सरफेस नहीं होता है, टेरीन फ्लैट नहीं होता, तो वहां पर लैंडिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है। सेम चीज ये बोले, डार्क साइड ऑफ द मून रिफर द फार साइड ऑफ द मून, इट इज नेवर विजिबल फ्रॉम अर्थ ड्यू टू टाइडल लॉकिंग ऑफ द मून विद इन द अर्थ। तो उसको आप व्यू भी नहीं होता वो, तभी वहां पर लैंड करना बहुत टफ है। और इंटरनेशनल कैलिब्रेशन किया है हमने इसके साथ, इसरो का जाक्सा के साथ कैलिब्रेशन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडर, और लैंडर को लैंड कराएंगे वहां पर। और इसका काम रहेगा, व्हाट विल बी द वर्क ओवर इट। सो बेसिकली ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम नासा एंड ईएसए विल आल्सो माउंटेड ऑन द रोवर। तो कहीं ना कहीं हमारा कैलिब्रेशन है, वो हमने देखा। और इसका क्या रहेगा लोकेशन, लैंडिंग विल बी ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून एज दिस एरिया बिलीव टू बी हैव हायर वाटर पोटेंशियल। और साउथ साइड में इसको लैंड कराया जाएगा क्योंकि साउथ साइड में हायर पोटेंशियल है किसकी, पानी की। बट मैंने आपको फिर बताया कि साउथ साइड में लैंडिंग थोड़ी चैलेंजिंग है। हाउएवर लैंडिंग ऑन द सदर्न पोल इज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी फ्यू फ्लैट एंड इजी लैंडिंग साइट विद गुड इल्यूमिनेशन एंड कम्युनिकेशन कंडीशन। तो काफी चैलेंजिंग है क्योंकि ये कंडीशन वहां नहीं है। और सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ विक्रम लैंडर, जो हमारा चंद्रयान 3 गया था, वो हमारा सक्सेसफुल भी हुआ था एंड मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल एंड द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। मतलब हम पहले कंट्री बने थे पूरे वर्ल्ड में जो साउथ पोल पे लैंड किए थे, और वर्ल्ड में 4th कंट्री बने थे जो मून पे लैंड किए थे। और जो हमारा लूपेक्स मिशन है, पहली बार तो क्वेश्चन ये बन सकता है लूपेक्स मिशन का काम क्या होगा, टू ब्रिंग बैक द सैंपल बैक एंड टू ऑब्जर्व द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द मून। तो मून के सदर्न साइड पे ये लैंड कराया जाएगा और ये हम लोग पहले कंट्री बने थे टू लैंड ऑन द साउथ पोल एंड द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। दिस थिंग यू शुड बी, this thing you should be remember। तो ये मिशन का एक छोटा सा इमेज है, लैंडर सिस्टम डेवलपमेंट लेड बाय इंडिया
एंड लॉन्चर विल बी प्रोवाइडेड बाय जापान, और जापान इसको लॉन्चर प्रोवाइड करेगा। तो ये कहीं ना कहीं कई बार आएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लूपेक्स मिशन, तो लूपेक्स मिशन का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किसके साथ मिलकर कराया जा रहा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट बात करें, अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमने रिलीज किया, क्या रिलीज किया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, और इंडिया की रैंक 105 आई है 127 कंट्रीज में। इंडिया की रैंक कितनी आई है, 127 में से 105 आई है, और 2023 के मुकाबले हमारी रैंक बहुत अच्छी आई है, 111 आई है। कितनी आई, 111 थी 2023 में, अब हमारी 105 रैंक आई है। अब देखो पहली बात तो याद रखना, क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है, ये आपको याद रखना, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड हंगर लाइफ इसको निकालता है, ठीक है। एक चीज रखना, क्या क्या पैरामीटर्स में इसको निकालते हैं, देयर आर 4 पैरामीटर्स। पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, फिर होता है चाइल्ड वेस्टिंग, फिर होता है अंडर नरिशमेंट, इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, और चाइल्ड स्टंटिंग मींस इंडिकेटिंग दैट व्हाट यू आर अंडर नरिश, तो आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है। अगर आप पूरी चीज को देखना चाहो तो मैंने इसको हर जगह एग्जांपल के तौर पे आपको बताया गया। अंडर नरिशमेंट का मतलब क्या होता है, इसके 4 कंपोनेंट हैं और 4 इंडिकेटर्स के थ्रू आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जज कर सकते हो। अंडर नरिशमेंट मतलब इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, मींस यू आर नॉट टेकिंग सफिशिएंट कैलोरी। चाइल्ड वेस्टिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 who have low weight for their height reflecting that acute undernourishment। तो चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, मतलब जो आपकी लो वेट है, जितनी आपकी हाइट होनी चाहिए उसके हिसाब से आपका वेट बहुत कम है, तो आपकी चाइल्ड वेस्टिंग हो रही है, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है आपके एज के अकॉर्डिंग। द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 who have lower height of their reflecting the chronic under nutrition, मतलब खाना कम टेक इन कर रहे हो, प्रोटीन कम खा रहे हो, तो आपकी हाइट कम हो रही है, तो आपकी चाइल्ड वेस्टिंग हो रही है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि बच्चा अपना 5th बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाता, उससे पहले ही वो मर जाता है। द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर 5th बर्थडे रिफ्लेक्टिंग द मिक्स इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरमेंट, या तो अनहेल्दी एनवायरमेंट, इस तरीके से चीजें राइज होती हैं। तो ये चीजें आप लोग याद रखें। नेक्स्ट आप लोग याद रखना, नसीम अल बहार, ये एक्सरसाइज क्या है, इंडिया और ओमान की होती है। नसीम अल बहार, इट वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ओमान। ये कहां पर की गई थी, ठीक है, नसीम अल बहार, ये चीज आप लोग याद रखना। नसीम अल बहार किसके बीच में होती है, इंडिया और ओमान के बीच में होती है, और ये नेवल एक्सरसाइज है। और ये कहां पर कराई गई थी, गोवा में कराई गई थी। इंडिया की तरफ से INS त्रिकंद ने और डॉर्नियर मरीन टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, इंडियन नेवी INS त्रिकंद ने पार्टिसिपेट किया था, डॉर्नियर मरीन टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था। एक नेवल एक्सरसाइज है नसीम अल बहार। देखो डिफेंस में जो रीसेंट एक्सरसाइज है लास्ट 6 मंथ्स की, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाती हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जैसे कि लेटेस्ट हुई थी नसीम अल बहार, ये गोवा में हुई थी, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसने पार्टिसिपेट किया था, INS त्रिकंद ने पार्टिसिपेट किया था, एंड डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये चीजें आपको याद रखनी है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो एक और एक्सरसाइज की गई थी इंडिया और सिंगापुर के बीच में, इंडिया और सिंगापुर के बीच में कराई गई थी, इसको बोलते हैं हम लोग सिम्बैक्स। कौन सी एक्सरसाइज की गई थी, सिम्बैक्स एक्सरसाइज की गई थी, जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड पे है विशाखापट्टनम में। द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज, 2 फेज में कराई गई है। एक को बोलते हैं हार्बर फेज जो कि विशाखापट्टनम में है, और दूसरा है आपका सी फेज जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में। ये चीज आप लोग याद रखना, सिम्बैक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में कराई गई थी, जो कि एक कौन सी एक्सरसाइज है, दैट्स कॉल्ड मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इस चीज का आप लोग याद रखना, विशाखापट्टनम में सिम्बैक्स। नेक्स्ट याद रखना, हल महारत्न स्टेटस। हल क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है हल। इसको क्या मिला है, इसको महारत्न का स्टेटस मिला है, ठीक है। क्या मिला है, ये 14 महारत्न बनी है, 14वीं महारत्न बनी है। अब HAL के बारे में आपको याद रखना, इसका जो HAL का जो हेडक्वार्टर है ना, वो बेंगलुरु में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। ये चीजें आप लोग याद रखना। महारत्न का स्टेटस और किस किस को मिला है, BHEL को मिला है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो कि 14वीं कंपनी बनी। अब इसका क्राइटेरिया जानो, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिक्लेयर एज महारत्न। महारत्न का डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया की बात करें महारत्न की, जो उसका एवरेज टर्नओवर है ना वो 25,000 करोड़ फॉर लास्ट 3 ईयर्स। द एवरेज टर्नओवर शुड बी 25,000 करोड़ फॉर लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल में आपका इतना टर्नओवर होना चाहिए। एंड देन एवरेज टर्नओवर ऑफ नेट वर्थ exceeding 15,000 crore during same period. Then what happened? Then average net profit tax greater than 5,000 crore over last 3 years. तो इन तरीके से ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो आपको भारत रत्न का स्टेटस मिलेगा। अब आप HAL की बात करें, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसने अभी तेजस बनाया है। तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, जो कि बनाया गया है। 7th की बात करें, थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अब आपके पेपर में कई बार आता है थर्ड क्या है, ये अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी इसको रिसेंटली ये काफी ज्यादा न्यूज में भी था बिकॉज ऑफ दैट इज कॉल्ड इजराइल पैलेस्टीन इशू में अमेरिका ने इसको प्लेस भी करने की बात भी बोली जा रही है। इट्स अ वाइटल कंपोनेंट फॉर इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम। तो बेसिकली कहीं ना कहीं थ्रेट लग रहा है कि ईरान की तरफ से अटैक हो सकता है, तो थर्ड न्यूज में था। तो बेसिकली ये क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस है, एरिया डिफेंस है। इट्स बेसिकली क्या है? इट्स अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम है। ये डिजाइन किया गया है टू शूट डाउन शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल इन टर्मिनल फेज और रिसेंटली, मतलब कोई भी अगर ऊपर से अटैक करेगा तो इसको ऊपर ही खत्म कर देगा। तो ये शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज की रेंजेस की मिसाइल को खत्म कर सकता है। क्यों है ये? अभी इसराइल को भी दिया गया है, इसराइल के पास भी है ये एयर डिफेंस सिस्टम है, स्पेशली इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग द थ्रेट फ्रॉम ईरान एंड इज प्रॉक्सी। प्रॉक्सीज मतलब जो आप हमास की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेबनान में हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, इस चक्कर में इनको ये न्यूज में था। तो जैसे कि ये न्यूज में आ गया था, थर्ड न्यूज में आ गया S-400। हम किससे ले रहे हैं? एक हम S-400 भी ले रहे हैं, वो हम किससे ले रहे हैं? S-400 हम लोग रशिया से ले रहे हैं, हम लोग रशिया से ले रहे हैं। इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट इंडिजिनियस मल्टीपर्पस वेसल दैट इज कॉल्ड समर्थक। समर्थक हम लोग किया, ठीक है। समर्थक क्या है? मल्टीपर्पस वेसल है समर्थक, और इंडियन नेवी लॉन्च समर्थक, द फर्स्ट वेसल अंडर मल्टीपर्पस वेसल, ठीक है। इसको 2024 में लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? इसको L&T द्वारा बनाया गया शिपयार्ड दैट इज कॉल्ड कट्टुपल्ली, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स के बारे में जाने हम, जो ये बात है आपके पेपर में कई बार आएगा कि समर्थक क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है समर्थक इज बेसिकली एन इंडिजिनियस मल्टीपर्पस वेसल है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी करेगा, ठीक है, ज्वाइंट एक्सरसाइज में भी काम करेगा। सो इसकी जो लेंथ है वो 106 मीटर है, विड्थ 16.8 मीटर्स है, और उसकी स्पीड 15 नॉट्स है। समर्थक का मीनिंग होता है सपोर्टर इंडिकेटिंग द वर्साइल रोल, मतलब काफी ज्यादा टाइम हेल्प करेगा ये, जैसे कि सर्विलेंस में काम करेगा, ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू में काम करेगा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ में काम करेगा, वर्क एज अ सपोर्ट प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, ठीक है, ऑपरेटिंग अनमैन्ड ऑटोनोमस व्हीकल उसको चेकआउट करेगा, लॉन्चिंग एंड रिकवरिंग टारगेट्स इन सब पे काम करेगा। मतलब क्या मल्टीपर्पस है, कई काम एक साथ करने के योग्य है। इसको हमने इंडक्ट किया है, दैट इज INS समर्थक, मल्टीपर्पस वेसल से। इस चीज को आपको याद रखना है। आकाश तीर सिस्टम, अभी देखिए इंडियन आर्मी ने इसको एक कंप्लीट अपना एयर डिफेंस के तौर पे यूज किया, आकाश तीर। आकाश तीर इज बेसिकली एन इंडियन एयर डिफेंस कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम। ये क्या है? कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम है इंडियन एयर डिफेंस का। किसके द्वारा बनाया गया? डेवलप्ड बाय BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। आकाश तीर क्या हेल्प करेगा? इट विल सेफगार्ड अगेंस्ट द एरियल अटैक लाइक मिसाइल्स, रॉकेट्स। मिसाइल्स और रॉकेट्स से बचाएगा, एरियल अटैक से इसको बचाएगा। इसका काम क्या होगा? इट प्रोवाइड रियल टाइम बैटलफील्ड व्यू विच अलाउ टाइमली डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ थ्रेट्स। कोई भी थ्रेट्स आएगा उसको डिटेक्ट करेगा, उसको हिट करेगा, उसको वहीं पर खत्म करेगा। इट इंटीग्रेट्स वेरियस रडार सिस्टम, इससे बहुत सारे रडार सिस्टम भी हैं, ठीक है, सेंसर्स भी हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज भी हैं, दैट सिंगल ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में ये काम करेंगे। सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑपरेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग बॉर्डर एरियाज, अर्बन सेंटर्स, इनके तहत ये काम करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है, आकाश तीर इंडियन आर्मी ने इंक्लूड किया है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसको बनाया है, इसमें रडार भी है, सेंसर भी है, ठीक है। ये हेल्प करेगा, और ये रियल टाइम बैटलफील्ड व्यू दैट अलाउ डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ द थ्रेट्स। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मौसम की।
अनदर इज प्रोजेक्ट मौसम। अगर आप प्रोजेक्ट मौसम की बात करें तो प्रोजेक्ट मौसम क्या है, किसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोजेक्ट मौसम? तो प्रोजेक्ट मौसम बेसिकली इंट्रोड्यूस बाय दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है। मिशन मौसम इज 2000 करोड़ इनिशिएटिव बाय द यूनियन एंड कैबिनेट टू अपग्रेड द इंडियन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। इंडिया का जो फोरकास्टिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए मिशन मौसम लॉन्च किया गया है, बेसिकली टू एबिलिटी टू प्रिडिक्ट एंड रिस्पॉन्ड द एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हमने प्रोजेक्ट मौसम को लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट मौसम बेसिकली ये क्या हेल्प करेगा, ये बताएगा कि किस अकॉर्डिंग किस वेदर किस तरीके से चेंज हो रहा है। और ये 3 मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है और डिपार्टमेंट है इंटरनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग। 3 के लिए है। और ये हेल्प क्या करेगा, इट विल मेक अस इंप्रूव द ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइडिंग हाईली एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर क्लाइमेट इंफॉर्मेशन अक्रॉस टेम्पोरल एंड दैट्स कॉल्ड स्पेटियल स्केल। तो मतलब ये काफी हद तक आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन वेदर फोरकास्टिंग बताएगा, जिससे कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के ने इसको लॉन्च किया है अलॉन्ग विद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। अब थोड़ा स्पोर्ट्स पे ध्यान रखते हैं। देखिए हमने क्लास को थोड़ा उस तरीके से बनाया है कि कुछ हमारा डिफेंस हो गया, ठीक है, कुछ हमारे मिसाइल सिस्टम्स हो गए, कुछ इसरो के प्रोजेक्ट्स हो गए, कुछ हमारा स्पोर्ट्स हो गया। तो एक थोड़ा मिक्स करंट अफेयर्स हमने डाला है जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिले क्लास के बारे में। अगर आप पैरा ओलंपिक्स की बात करें तो पेरिस में हुए थे पैरा ओलंपिक्स गेम। तो इंडिया कंक्लूडेड द सक्सेसफुल पैरा ओलंपिक्स कैंपेन इन 2024। आप इसमें देखें तो इंडिया सिक्योरिंग हाउ मेनी मेडल्स, 29 मेडल्स इंडिया को मिले हैं, जिसमें कि 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। इसका जो वेन्यू था, कहां पर इसको किया गया था, इसको पेरिस में कंडक्ट कराया गया था। इसका जो मैस्कट था ना वो एक फाइगरे, इट्स अ कैप। तो फाइगरे इज अ कैप, फाइगरियन कैप के तौर पे इसका मैस्कट है। मैस्कट होता क्या है, मैस्कट एक गुड लक चार्म है, वो आपको याद रखना है। एंड पैरा ओलंपिक्स गेम इट सिंबलाइज व्हाट, लिबर्टी एंड फ्रीडम। और ये क्या सिंबलाइज करता है, इट सिंबलाइज व्हाट, लिबर्टी एंड फ्रीडम। इस चीज को आपको याद रखना है। एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आता है फ्लैग बियरर कौन थे। जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो हमारा झंडा लेके कौन गया था? ओपनिंग सेरेमनी में जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल गए थे और शॉट पुटर भाग्यश्री यादव गए थे। तो 2 लोग इसको फ्लैग बियर थे ओपनिंग सेरेमनी में। क्लोजिंग सेरेमनी में आर्चर हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। तो ये चीज आपको याद रखना है, जो कि फ्लैग बियरर थे। और आप पेरिस ओलंपिक्स की बात करो, पेरिस ओलंपिक्स, वो तो हमने पैरा ओलंपिक्स देखा, ये पेरिस ओलंपिक्स की बात करें, इसका जो सेम चीज मैस्कट बताया हमने आपको, फाइगरीज था। तो इसका जो थीम था, लेट्स मूव ऑन एंड सेलिब्रेट टू इंस्पायर एंड एनकरेज द पीपल टू एम्ब्रेस जॉय ऑफ मूवमेंट दिस समर। ये चीजें आप लोग याद रखना। और इंडिया की मेडल टैली की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु एंड शरद कमल गए थे, टेनिस प्लेयर, एंड पीवी सिंधु बैडमिंटन सुपरस्टार। क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल दैट इज कॉल्ड मनु भक्कर एंड विनिंग इंडियन मैन हॉकी टीम प्लेयर दैट इज पीआर श्रीजेश गए थे। अभिनव बिंद्रा को टॉर्च बियरर बोला गया था, अभिनव बिंद्रा। तो इस चीज का आप लोग याद रखना कि टॉर्च बियरर थे पेरिस ओलंपिक्स के लिए। और गगन नारंग को शेफ द मिशन, मैरी कॉम को बेसिकली बोला गया था, मैरी कॉम नॉमिनेटेड थी लेकिन मैरी कॉम ने जब रिजाइन कर दिया तो गगन नारंग वाज अपॉइंटेड एज शेफ द मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक्स। शेफ द मिशन का क्या होता है, चीफ स्पोक पर्सन होता है, सारी चीजें कोऑर्डिनेट यही व्यक्ति करता है। और इसमें टोटल 117 इंडियन एथलीट्स गए थे जो कि कंपीट कर रहे थे ऑनगोइंग पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो ये चीजें आपको पेरिस ओलंपिक्स, पेरिस पैरा ओलंपिक्स के बारे में हमने दी, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो कहने का क्या मतलब है, अब नेक्स्ट आते हैं टेनिस। आप टेनिस की बात करें, देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पक्का बनना ही बनना है। पहला बनेगा आपका, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलियन ओपन से बनेगा, तो आपके पेपर में मान लो क्वेश्चन आता है या आपके पेपर में चीजें आती हैं कि भाई क्वेश्चन बताइए, तो आपके पेपर में आएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन बेसिकली हुआ कहां था, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ओपन जाहिर सी बात है, जो मेल में जो विनर थे उनका नाम था जनिक सिनर, और वुमेन में जो विनर थी उनका नाम था आर्याना सबालेखना, जो कि बेलारूस की है, और जनिक सिनर इटली के हैं। रनर अप की बात करें तो डैनियल थे, वुमेन्स में जैंग क्यूएन थी जो कि चाइना की थी। फ्रेंच ओपन की बात करें, फ्रेंच ओपन फ्रांस में हुआ था, मेंस में जो विनर थे उनका नाम था कार्लोस अल्काराज। और वुमेन की बात करें ईगा इसकी मेंबर थी।
अगर आप मेंस की बात करें तो अलेक्जेंडर रनर अप थे, वुमेन की बात करें तो जैस्मीन पाउलिनी थी। अगर आप विंबलडन की बात करें तो विंबलडन इंग्लैंड में हुआ था। मेंस में कार्लोस अल्काराज थे, वुमेन में बारबोरा थी जो क्रेच रिपब्लिक की थी, मेन में नोवाक जोकोविच था, वुमेन में जैस्मीन थी जो कि इटली में रनर अप थी। तो आपको विनर ही जानना है, बस मैंने रनर अप आपको बस बता दिया कि ये चीजें थी। यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन में जनिक सिनर थे, और वुमेन में आर्याना सबालेखना बेलारूस की थी, और रनर अप में टेलर फिलिप्स थे, वुमेन में जेसिका पिगुला जो कि यूएस की थी। तो आपको इस तरीके से याद करना, याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन के विनर सेम है, तो आपको जहां ऑस्ट्रेलियन और यूएस आ जाए तो दोनों सेम है, जनिक सिनर एंड आर्याना सबालेखना। सेम वे यूएस में जनिक सिनर एंड आर्याना सबालेखना, बट फ्रेंच में आपको कार्लोस अल्काराज, मेन में विंबलडन में कार्लोस अल्काराज, वुमेन में फ्रेंच में ईगा है, और विंबलडन में बारबोरा है। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, तो इससे आपको सारी चीजें लगभग समझ में आ जाएंगी। तो आज वाले सेशन में हमने टेनिस पे जोर दिया, टेनिस के बारे में हमने स्पोर्ट्स दिया, ठीक है। इसमें हमने पेरिस ओलंपिक्स के बारे में बताया, पैरा ओलंपिक्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब 2-3 चीजें और याद रखना कि किस तरीके से आपको चीजें प्रिपेयर करनी है। तो आपको यह याद रखना है कि मान लो डिफेंस है हमारा, तो डिफेंस में आपको डिफेंस के जितनी भी चीजें आ रही हैं डिफेंस के रिगार्डिंग, जो भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज आ रही हैं, तो ये सारी चीजें याद करनी है। डिफेंस में कोई आर्मी डे है तो वो आपको ध्यान में रखना है, नेवी डे है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है, इंडियन एयरफोर्स डे है तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मिसाइल्स हैं जो कि इंडक्ट की गई हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत सारे वेसल्स हैं, जो कि जो भी चीजें डिफेंस के संबंधित है वो आपको याद रखनी। इवन डिफेंस की जो भी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी होती है डिफेंस में। तो इस तरीके से आप सारी चीजें पढ़ोगे, सब चीजें समझोगे, तो आपको ओवरऑल चीजें पता चलेंगी कि कितनी चीजें से आपको कितनी चीजें करनी है। तो इस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हो। जो मैक्सिमम सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं कि मतलब आप सारी चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज वाली क्लास में हमने आकाश तीर के बारे में जाना, जो कि हमारा भारत डायनामिक लिमिटेड BEL के द्वारा बनाया गया था। तो ये हमने जाना, एयर डिफेंस सिस्टम। हमने INS समर्थक के बारे में जाना, मल्टीपर्पज वेसल है, ठीक है। हमने थर्ड के बारे में जाना, हमने महारत्न कंपनी के बारे में जाना, HAL के बारे में जाना। तो ये सारे टॉपिक हमने अल बहार एक्सरसाइज के बारे में जाना, लुपेक्स के बारे में जाना। इवन हमने क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में जाना, कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, कब किसको कब इंक्लूड किया गया, कहाँ इंक्लूड किया गया, वो सारी चीजें हमने इसमें आपको बताई। तो ये था हमारा करंट अफेयर का लेक्चर्स। तो हमने इसको काफी डिटेल में कवर किया। हम PDF भी आपको शेयर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।